मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था। हम लोगों ने कल क्या देखा था। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड देखा था, ठीक, रामसर संधि देखा था, और डीपीएसपी के बारे में देखा था। डीपीएसपी देखा था, मैसूर दशहरा देखा था, डीपीएसपी देखा था, मैसूर दशहरा देखा था, मॉन्ट्रैक्स देखा था, और रामसर संधि देखा था, इनक्वाइस को देखा था, और दो तीन टॉपिक देखा था। हाँ, पिछला दो और पीछे का दो टॉपिक बच गया ना। एक एफएटीएफ और ओपेक के बारे में देखेंगे, और देखते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक हमें डिस्कस करना है। पहले उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बने रहेंगे। आइए तो आज देखते हैं आज की करंट में हमें क्या क्या देखना पहले ये दोनों जो छूट गया था पहले लेक्चर वाले में, एफएटीएफ और ओपेक। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। क्या? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक। देखेंगे इसका क्या काम है और ये किस तरह से आया फॉर्म में। उसके बाद फिर अगला देखेंगे हम लोग, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक ना। तो मतलब देखेंगे इसके अंतर्गत कौन सा देश है और ये किस तरह, क्या है ये संस्था, इसको किसने छोड़ा। और फिर आगे देखेंगे एसर। एसर क्या है और किस तरह का ये रिपोर्ट जारी करती है और क्यों जारी करती है, इसको देख लेंगे। फिर देखेंगे अगला हम ई संजीवनी, कौन लेके आया और क्यों आया ये, ठीक। उसके बाद फिर किक देखेंगे। किक मतलब सलमान खान वाली किक मत समझ लीजिएगा, ठीक। ये किक जो है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कहने का मतलब केंद्रीय सूचना आयोग है। कैसे फॉर्म में आया, ये चर्चा में क्यों रही, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे आरोग्य सेतु ऐप, ये क्यों चर्चा में रही। उसके बाद फिर EOS-01, ये क्या है इसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष, इसको भी देखेंगे कि ये क्या काम करती है, ये न्यूज़ में क्यों रही है, ठीक। अगला फिर देखेंगे इंडो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डायलॉग, मतलब भारत मध्य एशिया गणराज्य संवाद, इसको देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे AQI, मतलब इसमें कौन से कितने से कितने के बीच में हमारी कंडीशन सही है इन्वायरमेंट की, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम बूंदी देखेंगे, ये चर्चा में क्यों रही है और बूंदी है क्या, इसको भी तो हम लोग जानेंगे, ठीक। और चर्चा में क्यों रही है। इसी के साथ हम लोग भारत की 3 शैलियाँ बोले ना, जहाँ से हमें ज़रूरत होगी बैक में, अगर फॉर्म में जाने का तो फॉर्म में भी हम जाएंगे, बैकअप भी लेंगे। फिर इसको देखेंगे सोफिया क्या है, इसको देख लेंगे। और उसके बाद फिर गिफ्ट सिटी, ये भी चर्चा में रही, या ये क्या है, क्यों चर्चा में रही, इसको भी देखेंगे। आइए इन टॉपिक को नोट कीजिए आप, फिर एक एक पे हम लोग बराबर से बात करेंगे। आइए तो देखते हैं हम लोग एफएटीएफ को। एफएटीएफ की गठन जो है ना G7 की अनुशंसा पे किया गया था। G7 जो देश थे ना, वो उस समय इसलिए किए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाले के रुपये से बचाया जा सके देश को। समझे, होता था ना कि 500 करोड़ इंडिया से लेके किसी दूसरे रास्ते के माध्यम से अमेरिका में जाके भंजा लिए, या फिर किसी और हेवन कंट्री में जाके भंजा लिए। तो ये चीज़ों, मतलब इसी चीज़ को रोकने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। परंतु हुआ क्या था कि 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। तो भाई अमेरिका दिमाग लगाया कि भाई इसको पैसा कहाँ से आया इस आतंकवादी को हमला करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भाई इस पर देखते हैं बारीकी से। देखिए यह जो है ना एफएटीएफ, यह G7 देशों की अनुशंसा पर गठित एक अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या? देखिए ये शब्द कन्फ्यूज आपको कर सकता है, समझे, एग्जाम में दे देता है कि यह गैर अंतर सरकारी संगठन, ध्यान रखिएगा इस बात का। या G7 देशों की अनुशंसा पर गठित एक अंतर सरकारी ना कि गैर अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 1989 में, 1989 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए किया गया था। वही हवाला वाले रुपये से बचाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन किया गया था एफएटीएफ का, ठीक है। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के पश्चात आतंकी संगठनों का वित्त पोषण भी इसके दायरे में लाया गया। आतंकवादी जो हमला कर रहे थे ना,
तो भाई इसके पास आतंकवादी, स्वाभाविक सी बात है, उतने बड़े बड़े गन आने के लिए पैसे चाहिए आतंकवादियों को, कहाँ से आ रही है पैसे, इसकी जानकारी के लिए भी 2001 के बाद से इसको लाया गया कि भाई इस ये भी दायरे में रहेगी। इसको कहाँ से, कौन सी कंट्री सप्लाई करती है, पाकिस्तान करती है, चाइना करती है, कौन सी करती है, बस उसको देखना है। फिर अगर पता चल जाएगा तभी तो फिर हम उसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे सूची में डालेंगे। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या भारत सहित 37 है। कितने सदस्य हैं? 37। पूछेगा क्या इसमें भारत नहीं है, तो भैया भारत है इसमें, ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके 2 क्षेत्रीय संघ सदस्य हैं। 2 क्षेत्रीय संघ कौन कौन सा है? एक गल्फ कंट्री है और दूसरा यूरोपियन यूनियन है, ठीक। तो गल्फ कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं वो हमें बताइएगा, और यूरोपियन यूनियन, ये तो हमेशा न्यूज़ में रही यूरोपियन यूनियन, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं उसको बताइएगा मुझे कमेंट करके। इसके 2 क्षेत्रीय संघ सदस्य यूरोपीय संघ व गल्फ कोऑपरेशन देश हैं, ठीक। इसकी बैठक वर्ष में कितने बार? 2 बार होती है, फरवरी मार्च में, अक्टूबर नवंबर के बीच, ठीक। अभी जो बैठक हुई ना उसमें पाकिस्तान को न्यूज़ में इसीलिए बना रहा है FATF। इसमें जो बैठक हुई उसमें कहा गया पाकिस्तान को अभी आप ब्लैक लिस्ट मत कीजिए, ग्रे सूची में ही रहने दीजिए। कौन किया ऐसा तुर्की ऑब्जेक्शन लगाया, ठीक, मलेशिया ऑब्जेक्शन लगाया, और चाइना तो है ही उसका मित्र कि भैया अगर, हाँ, तो चाइना और तुर्की मलेशिया इन्होंने रोक लगा दिया कि भाई इसे जो है अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते हैं आप, हाँ, वीटो कर दिए, ठीक। पाकिस्तान को 26 सूत्र, कहीं कहीं 27 सूत्रीय भी लिखा है, ठीक। पाकिस्तान को 26 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया। यदि इस पर पाकिस्तान कार्य नहीं करता है तो फरवरी में उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर किसी देश को ग्रे सूची में डाला जाता तो उससे उसका क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा ना। वहाँ जानते हैं IMF से उसको ऋण नहीं मिलेगा, फिर क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक से ऋण नहीं मिलेगा, कोई देश उसके साथ अपना व्यापार नहीं साझा कर पाएंगे कि भाई ये आतंकवादी संगठन को पाके यहाँ जाएंगे, यहाँ कोई देश वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक। ये सब पॉइंट हैं, और कमेंट करके हमें बताइएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कौन कौन से आतंकवादी संगठन है? तालिबान हो गया, IS हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, ठीक। तालिबान अभी कहाँ पे चर्चित है? अफगानिस्तान वाले रीजन में, हाँ। उसको कौन वित्त? पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान ही वित्त पोषित कर रहा है उसे। तो इसीलिए भारत सरकार भी चाहती है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कीजिए। वहाँ जानते हैं अगर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो आदमी जो पर्यटन होते हैं ना, टूरिज्म, वहाँ भी जाना बंद हो जाएगा। तो ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं OPEC, इसको नोट कीजिए। आइए तो जानते हैं OPEC के बारे में। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, कहने का मतलब हो गया पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन के लिए संगठन। क्या हो गया? पेट्रोलियम निर्यातक देश के लिए संगठन, OPEC का फुल फॉर्म, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखिए इसका गठन जो है ना, इसको बगदाद डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक। इसका गठन इराक के बगदाद में 1960 में किया गया था, ठीक। शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ था? जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो हमें स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइएगा, ठीक ना, कहाँ है। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखते हैं। 1965 में मुख्यालय बदलकर वियना ऑस्ट्रिया कर दिया गया। हमें ऑस्ट्रिया का भी राजधानी बताइएगा, ठीक। किसका राजधानी बताना कमेंट करके आपको, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की राजधानी बतानी है आपको, ठीक। हाँ, इंडोनेशिया 2009 में इसकी सदस्यता छोड़ दी, पुनः 2016 में फिर से वापस इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर देखिए अगला, वर्ष 2019 के शुरुआत में कतर सदस्यता त्याग दिया। कब त्यागा था? 1 जनवरी 2019 को कतर इसके सदस्यता छोड़ दिए थे, ठीक। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए इन कंट्रियों का ना, OPEC कंट्रियों का ना, एक वर्चुअल मीटिंग हुआ। इसमें जानते कितना कंट्री है? 16 कंट्री है प्लस एक यू है, ठीक। तो आप कमेंट में करके बताइए इसके फाउंडर मेंबर कौन है। देखिए न्यूज़ में ये क्यों बना रहा? तो न्यूज़ में इसलिए बना रहा ना, ये जो देश हैं, ये देशों ने एक अनुमान लगाया कि कोरोना की महामारी
के क्रम में हमारे यहाँ ये इनका एक्सपोर्टिंग साफ रुक गया था, बिल्कुल रुक गया था। तो इन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया, अब धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया खुल रही है, अनलॉक शुरू हो रही है, तो अब हमारे तेल का एक्सपोर्टिंग बढ़ेगा। ठीक, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से कर लिया। आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, इसके 5 कंट्री फाउंडर मेंबर हैं, उनका कमेंट में नाम बता दीजिएगा। हम तो बताएंगे ही, आप भी बता दीजिएगा, किसी और दिन न्यूज़ में रहेगी तब हम बताएंगे। नोट कीजिए इसको। फिर अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे, असर को देखते हैं। आइए देखते हैं असर के बारे में। असर, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2020। देखिए, इस रिपोर्ट को प्रथम द्वारा लाया जाता, प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रथम संस्था 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 हाँ, प्रथम संस्था द्वारा लाया जाता है। प्रथम एक गैर सरकारी संस्था है। क्या है? गैर सरकारी, निजी संस्था है ये। ठीक, दे देगा। प्रथम एक सरकारी संस्था है। इस शब्द शब्द पे मैं बार बार एक ही चीज़ करूँ, शब्द को ध्यान से पढ़िए, शब्द ही सारा खेल करवाता है। प्रथम एक गैर सरकारी संस्था है। ठीक, अगला फिर आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में 2020 में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 66% से बढ़कर 69% हो गई है। कल तक क्या होता था कि छात्र सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते थे। अब जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स होने लगा। वजह जो भी हो, सरकार की योजना हो या एजुकेशन हो, जो भी हो, जिसके कारण छात्र अब क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल से निकलकर गवर्नमेंट स्कूल में आने प्रारंभ कर दिए। ठीक, इसके लिए जिसके कारण यहाँ पे छात्रों की संख्या 3% की वृद्धि हुई। इतनी आबादी में सोचिए 3% की वृद्धि हुई। बैंड बज जाएगी कुछ दिनों में प्राइवेट स्कूलों की, जिसमें छात्रों की संख्या 62.8% से बढ़कर 66 छात्रों, मतलब क्या कहने का, छात्रों मतलब लड़कों, ठीक, बॉयज, लड़कों की संख्या बढ़कर 62.8% से बढ़कर 66.4 66.4% तथा छात्राओं, इस शब्द को हम बार बार कहते हैं, शब्द को ध्यान से देखिएगा, छात्राओं की संख्या बढ़कर 70% से कितना हो गया, 73%। कंफ्यूज करने के लिए एकदम एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट यही आंकड़ा डाल देंगे, कहेंगे इतना प्रतिशत बढ़ा, इतना प्रतिशत नहीं बढ़ा, कुल छात्रों का संख्या कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। ठीक, आगे पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 5.5% छात्र, मतलब लड़का लड़की मिला करके, ठीक, बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके 5.5 ऐसे स्टूडेंट है जिनका नामांकन अभी स्कूल में नहीं हुआ है, स्कूल में नहीं हुआ है। ठीक, फिर यह प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है? प्रतिवर्ष। इसके फाउंडर कौन है हमें बताइएगा, प्रथम का। ठीक, फिर आगे अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ई संजीवनी देखते हैं। नहीं जानते ई संजीवनी को, जानते हैं ई संजीवनी को प्रमोट कौन कर रहा है, भारतीय गवर्नमेंट। ठीक, देखिए यह पहले सबसे बारे में जानते हैं इसके बारे में। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कौन सा है ये? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये दे देगा फिजिकल है ऑप्शन में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये भौतिक नहीं, ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अच्छा, ऑनलाइन का हिंदी हमें बताइएगा तो कोई कमेंट करके। इसे भारत सरकार आयुष्मान भारत एंड वेल हेल्थनेस के तहत लागू किया गया। इसे भारत सरकार का आयुष्मान भारत योजना था, उसके तहत और वेल हेल्थनेस के तहत लागू किया गया। इसके अंतर्गत कितना, 40 ओपीडी को रखा गया। पहले क्या होता था कि हमें बेड ही नहीं मिलती थी, तो अब यहाँ पे सारा जानकारी मिल जाएगा कि इतना इस हॉस्पिटल में इतना बेड है, आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए इसके अंतर्गत साझा कर दिया गया। इसके अंतर्गत 40 ओपीडी है। यह 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को
सेवा प्रदान कर रहा। अभी फिलहाल जानते हैं 27 स्टेट और केंद्र शासित मिला करके 27 ऐसे स्थान है जहाँ पे ये काम कर रही है। ये खास करके अभी दक्षिण भारत में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हाँ, उत्तर भारत में तो जानते हैं राजनीति तालमेल बहुत चल रही है। इसके माध्यम से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से अस्पताल में बैठे या घर बैठे सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यह सुविधा किसके मरीजों के लिए भी कर दिया गया। ठीक, ये किस मंत्रालय के अंदर, मिट्टी के अंदर आती है। हाल ही में इसने 6 लाख टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी को लॉन्च किया, इसीलिए ये न्यूज में रहा, इसी के वजह से ये न्यूज में रही। इसने हाल ही में 6 लाख टेलीमेडिसिन, फ़ोन घुमा देते थे ना, हाँ हमें ये दवा चाहिए कहीं से, तो वो इसी चीज़ को इसने लॉक कर दिया। क्या किया, हाल ही में इसने 6 लाख टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी को लॉक किया। ठीक, इसको नोट कीजिए, आगे फिर देखते हैं हम लोग। आइए किक के बारे में देखते हैं। ये किक, वो किक मत समझ लीजिएगा, कौन सा किक, सलमान खान वाली, उस किक का स्पेलिंग होता है CICK, किक। ठीक, हाँ, तो इसकी यह जानते, यह एक वैधानिक निकाय, कौन सा निकाय है, वैधानिक निकाय। तो हमें कमेंट करके बताइएगा वैधानिक निकाय किसे कहते हैं, समझे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक समिति के सिफारिश पर। जब तक समिति सिफारिश नहीं करेगी राष्ट्रपति इसका नियुक्ति नहीं करेंगे। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक, और देखते हैं इसकी नियुक्ति, हाँ, इसे RTI एक्ट 2005 के तहत लाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, RTI एक्ट 2005 के तहत इसे बनाया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति के सिफारिश पर की जाती है। बिना सिफारिश का नहीं बनने वाला है भैया, समझे। इस समिति के सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्य का जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और इसके अन्य सदस्य कौन होते हैं, कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं ये चर्चा में क्यों बना रहा। देखिए हाल ही में क्या हुआ था, कोरोना महामारी के दौरान RTI एक्ट इस पे लागू किया गया था। आरोग्य सेतु पे RTI जारी किया गया था, ये पब्लिक डोमेन में है। तो इसका जो है ना मिनिस्ट्री, तो उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जिस कारण से ये असंतुष्ट रहे, केंद्रीय सूचना आयोग असंतुष्ट रहे और इन्हें जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इसीलिए ये चीज़ें न्यूज़ में बनी रही। इसीलिए मैंने इसका थोड़ा बेसिक जान लिया। मैं कहा था आपसे कि हर एक चीज़ का बेसिक बताऊंगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन में आएगी। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं आरोग्य सेतु ऐप। आइए देखते हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को, ऐप को। इसको शॉर्ट में आरोग्य सेतु ऐप भी कहते हैं, ठीक ना। हाँ, तो इसको जानते हैं यह कब बना था, 6 अप्रैल 2020 को बना था। ये 4 MB का एप्लीकेशन है। ठीक, ये कितने MB का, 4 MB का। हमें बताइएगा 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, उसके हिसाब से बैठा लीजिएगा। उसके बाद फिर ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन वाले व्यक्ति इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदर नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस एप्लीकेशन को NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, NIC के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिएगा ये बात। NIC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब शब्द अंग्रेजी में लिखने में फायदा रहता है। NIC को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी के द्वारा के तहत कार्य करता है। ठीक, NIC किसके तहत कार्य करता है, तो मिति के अंतर्गत कार्य करता है। इस ऐप को 40 दिन के भीतर 100 मिलियन लोगों ने कितने दिन के भीतर, 40 दिन के भीतर, कहेगा एक दिन में। ऑप्शन में क्वेश्चन दे देगा कि एक दिन में इस एप्लीकेशन को इतने लोगों ने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। जी नहीं, कितने दिन में, 40 दिन के भीतर 100 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया। यह ऐप कोविड-19 महामारी को लेकर बनाया गया था। कोरोना जो फैली थी ना, उसी को लेकर के भाई इसका जियो फेसिंग किया जाए, कहाँ कहाँ कौन लोग जाते हैं, आगे जानते हैं ना। यह ऐप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सिंडिक्रोम मैपिंग और स्वयं मूल्यांकन करती है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ठीक, आप उसमें 2 ऑप्शन रहता है, क्या आप इसको सदा के लिए रखना चाहते हैं
या अनिवार्य एक यस करते हैं तो सदा के लिए रह जाता है, या फिर कुछ अपनी मर्जी के हिसाब से नियमित समय तक के लिए तो उसमें नो करना होता है। ठीक, तो आप यस किए हैं, आप उसको अनइंस्टॉल कर दो फिर भी वो आपका बना रहेगा। समझे, आप किसके किसके पास जाइएगा पता चल जाता था। ठीक, या वही होता ना कि वो व्यक्ति किसके किसके पास गया, वो आदमी संपीड़ित है, ग्रसित है, या ग्रसित व्यक्ति के पास गया उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, और उसके बाद फिर क्या स्वयं मूल्यांकन करता है। इसमें होता है ना कुछ सिस्टम पूछते हैं क्या आपको खांसी है खांसी है, आप यस या नो करते हैं, या फिर आपसे पूछता है आपको हल्की बुखार है, सीने में दर्द, टोटल 10 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, वो सवाल पूछते हैं। ठीक, उससे देखिए अब ये न्यूज में क्यों रहा, मेन मुद्दा तो यही है, इसी को लेकर के तो हम CIC को देखे थे। देखिए हाल में इस ऐप पर RTI दायर हुआ था, जिस पर मंत्रालय ने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं इस ऐप का निर्माण कैसे हुआ। भाई आप सरकार हो, सरकार में बैठे हो, आपको पता नहीं है आपके द्वारा उठाया गया कदम कैसे क्या काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है ना, इस ऐप के द्वारा मैंने क्या था, RTI इसलिए दायर हुआ था कि लोगों का निजता का अधिकार हनन हो रहा था। कहने का मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है भाई, आईफोन है, इसमें तो लोग बहुत सारे चीज़ अपना इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना, तो उसकी जो सूचना चुराई जाए उसको लेकर के था मैंने। ठीक, और इसी बात को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग असंतुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। भाई आप सरकार में हो, आपको पता नहीं है आपके द्वारा ये किया जाए। ठीक, इसको आप अगर समझने में जरा सा भी दिक्कत हो, देखिए शब्द अगर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हो सकता है दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मैं जो बोल रहा हूँ उसको बार बार रिपीट करके सुन लीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लिया कीजिए, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें इसलिए छोड़ देता हूँ ना कि आप रिव्यू करोगे तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा गैदरिंग कर लो आप, इसलिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ। ठीक, आप आगे देखेंगे iOS 01 क्या है, पहले इसको नोट कीजिए। आइए जानते हैं, ये लगता है नाम से कुछ अजीब चीज़ है, iOS या कोई इकोनॉमी का है। ऑब्वियसली इसको जहाँ चाहिए वहाँ फिट कर सकते हैं, ज्योग्राफी में चाहिए, एनवायरनमेंट में चाहिए, या फिर इकोनॉमी में चाहिए, सेट कर लीजिएगा। रीजन हम बताते हैं ना, रीजन हम आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए iOS 01 अजीब सा नाम लग रहा है ना, ये क्या है 01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, ये पहली सैटेलाइट है। कौन सी है, पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की पहली है। इसको हिंदी में कहेंगे पृथ्वी निगरानी उपग्रह पहला। ठीक, या भारत का एक सैटेलाइट, सैटेलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक उपग्रह उसको कहते हैं जो किसी ग्रह की चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक, और कृत्रिम उपग्रह जिसे आदमी द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है और अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है किसी विशेष पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। ठीक, अब देखते हैं इसे 7 नवंबर 2020 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में से छोड़ा जाएगा। ठीक, अच्छा ये बताइएगा श्रीहरिकोटा क्या तटीय रीजन है, तट से कोस्टल एरिया है, कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ 9 और कमर्शियल एयरक्राफ्ट को, इसके साथ में 9 और कमर्शियल हो गया ना इकोनॉमी के बाद, हाँ, एयरक्राफ्ट को PSLV किससे, PSLV 49C 49वां। ठीक, PSLV 49C से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण में हमारी मदद करेगा। ये मल्टी डायमेंशनल है ये सैटेलाइट। ठीक ना, आप हमें ये बताइएगा PSLV सैटेलाइट से किस जगह पर PSLV यान जो है पोलर सैटेलाइट व्हीकल से किस जगह पे सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा ये तो आप समझ ही गए होंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए जानते हैं इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। कहने का मतलब है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ विकासशील या विकास सहयोग कोष। ठीक, इस देखिए इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन, ये फॉर्म में कब आया था, 2017 में इसका गठन किया गया था। यह दक्षिण से दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष द्वारा समर्पित सुविधा
ये दक्षिण से दक्षिण कहने का मतलब जो भी मतलब इक्वेटर से नीचे का कंट्री है ना, उसके लिए सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकासशील देशों को दक्षिण दक्षिण वाले एरिया में क्या सबसे अधिक विकासशील ही देश है, ठीक, उनके सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष फंड रिलीज करती है कि आप वहाँ कुछ विकास कीजिए, उसका समर्थन हम करेंगे, ठीक। यह संस्था 48 देशों के भीतर 48 देशों के भीतर कितने 48 देशों के भीतर 50 से अधिक परियोजनाओं का समर्थन दे चुका है। ध्यान रखिएगा, 50 से अधिक कहने का मतलब 50 से अधिक कहने का मतलब 59 तक कम मान सकते हैं, ठीक। और यही 60 से अधिक रहेगा तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन में 60 से अधिक दे देगा, तो 50 से अधिक देगा तो वहाँ तक ठीक है, 59 भी देगा 50 से अधिक तो वहाँ तक सही, लेकिन 61वां दे दिया या 60 दे दिया तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं फिर, इंडो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डायलॉग भारत मध्य एशिया गणराज्य संवाद, ठीक, इसका हिंदी। अब आगे इसमें देखते हैं, इसके सदस्य देश हैं कौन सा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका ये जो है ना मध्य एशिया का देश याद रखने के लिए, जिस देश में स्थान लगा हुआ है वो मध्य एशिया के देश है, इस बात को याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा स्थान, ठीक। ये 5 देश मध्य एशिया के देश हैं, ठीक। इसमें जानते हैं एक ऐसा देश है उसको एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो कौन सा कंट्री है, ये इसकी राजधानी आप हमें बताइएगा कमेंट करके। हाल में इसकी दूसरी बैठक, पहली बैठक नहीं, कौन सी बैठक थी, दूसरी बैठक, शब्द को ध्यान से देखिएगा, दूसरी बैठक आतंकवाद को लेकर भारत के साथ हुई, जिसमें इन देशों ने मध्य एशिया के जो 5 देश है स्थान वाली भारत का समर्थन किया। यह था भारत का कहना है कि जो भी देश आतंकवाद को शरण दे रहे हैं उन्हें स्वयं आतंकवाद को ख़त्म करना होगा, तभी आतंकवाद जड़ से ख़त्म होगी, अन्यथा आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगी। आज आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, चुनौती बन चुकी है। इसी को लेकर कहीं भी देख रहे होंगे ना, भारत कहीं भी जाती है तो आतंकवाद की मुद्दा को लेकर ही जाती है। चाहे अमेरिका आए तो आतंकवाद को, अमेरिका तो 2021 से पगलाइल है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे सोफिया को देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। भारत में जब जब ठंड आती है ना तब ये है ना हमेशा न्यूज़ में हॉट न्यूज़ बना रहा था, ठीक। तो अब खास करके एनसीआर के क्षेत्रों में देखिए, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, समझे, तो 0 से 50 पीएम हमारे वायुमंडल में अगर 0 से 50 पीएम रही तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक। 51 से 100 के बीच इसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, संतुष्ट के लायक माना जाता है, ठीक। जैसे 101 से 200 के बीच रहे तो मॉडरेट, चलने लायक है, ठीक। अगला जो है 201 से 300 पीएम के बीच रहेगा तो ये गंभीर माना जाता है, स्थिति अब खराब होने वाली है। और जो है ना 301 से 400 पीएम के बीच रहेगा तो अब और स्थिति गंभीर हो गई, मतलब और लोग गरीब एकदम लेटे हुए नहीं रहता, भीख मांगने की स्थिति है, मतलब पुअर का मतलब वही हुआ, मतलब और गंभीर, समझे। उसके बाद 401 से लेकर 500 के अब बचने की उम्मीद नहीं है भाई, आप मरोगे, ठीक। इसीलिए कहा गया। और ये जानते हैं वेरियस एग्जाम में पूछ दिया जाता, वन लाइनर क्वेश्चन में तो खास करके ये रहते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट बूंदी देखेंगे। बूंदी क्या है, बुनिया वाला बूंदी नहीं, आइए इसको नोट कीजिए। आइए देखिए ये न्यूज़ में क्यों बना रहा, हमारे पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अनाउंस किया, देखो अपना देश के तहत बूंदी शहर की, ठीक ना। देखिए ये पहले सबसे पहले जान लेते हैं क्या, यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक शहर है, मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक, ये राजस्थान है, ये राजस्थान, तो इस वाले एरिया में दक्षिण पूर्व का रहा, तो दक्षिण पूर्व वाला बूंदी एक शहर है राजस्थान में, ठीक। ये दक्षिण पूर्व में एक शहर है। यह हाड़ा राजपूत राजा जो है ना उसके बहुत सारे उपजाति थे, ठीक, बहुत टाइप के राजपूत राजा थे, जिसमें एक चौहान था, उसी का एक था हाड़ा राजपूत राजा की राजधानी हुआ करती थी, कौन, बूंदी जो थी हाड़ा राजपूत राजा की राजधानी हुआ करती थी। इसी में कहा बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप बेल का मतलब कुएं वाली सीढ़ी वाली कुआं, ठीक, सीढ़ी वाली कुआं,
स्टेप ब्लू सिटी और छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी कहने का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100 से अधिक छोटे छोटे मंदिर हैं, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ मंदिरों का विस्तार 4 चरणों में हुआ। ठीक, पहले जानते कौन कौन। पहले चरण में नागर शैली से मंदिर बना मिला। ठीक, द्वितीय चरण में पारंपरिक हवेली, जो पहले हवेलियाँ बना करती थी ना, उसको साथ क्या क्या नागर शैली को मिला करके बनाया गया। ठीक, नागर शैली। द्वितीय चरण में पारंपरिक हवेली को जो संरचना होती थी उसी के साथ नागर शैली को मिला दिया गया। चौथे चरण में चबूतरे पर बना मंदिर मिलता है। ठीक, और एक तीसरा छूट गया ना। तीसरे चरण में जैन मंदिर का निर्माण है। तीसरा चरण में यहाँ पे लिख लीजिए, तीसरे चरण में जैन मंदिर का निर्माण। ठीक, आज देखते हैं। एक बात यहाँ खास करके याद रखिएगा, यहाँ किसी भी प्रकार का स्मारक मंदिर है। स्मारक मंदिर मतलब कहने का मतलब अपने पापा के नाम पे, दादा के नाम पे यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा मंदिर, एक भी ऐसा मंदिर नहीं मिला। ठीक, आइए फिर इसके आगे में जानते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन से महत्वपूर्ण, बूंदी में कौन कौन सी जगह महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। आइए देख लेते हैं बूंदी के महत्वपूर्ण स्थान। ठीक, पता है आपको क्यों चर्चा में रहे, बता ही दिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण किला वहाँ कौन सा है? तारागढ़ किला। इसे राजा राव वैर सिंह के द्वारा कब बनवाया गया था? इसे राजा राव वैर सिंह के द्वारा 1354 ईस्वी में बनवाया गया था, एडी में। ठीक, याद रखिएगा। सुखमहल यह जैत सागर झील पर बना है। किस पे? जैत सागर झील पर बना है। इसे राव राजा विष्णु सिंह के द्वारा, देखिएगा जितना भी राजा है ना, राव राजा जरूर लगा रहेगा। राव राजा विष्णु सिंह द्वारा बनवाया, 1773 में बनवाया गया था। इधर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था? 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। रानी की बावरी, एक रानी का बाव है, एक रानी की बावरी। ठीक, इसमें 50 से अधिक स्टेप वेल है। इसे 1699 में रानी नथावती द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? रानी नथावती द्वारा। अच्छा, पूछ देगा तारगढ़ किला किस राज्य में? वो लाइन क्वेश्चन रहेगा, सीधा याद रखना। राजस्थान में। बूंदी सर कहाँ है? राजस्थान में। बूंदी की बात हो रही है। ठीक, अब देखिए 84 पिलर, 84 पिलर केनोटॉफ, मतलब 84 स्तंभ वाला समाधि। 84 स्तंभ, इसमें 84 स्तंभ खंभा है, ऐसे करके 84 को। ठीक ना, 84 को कॉलम में सजा के रखा है, एक लाइन से ऐसे करके। ठीक ना, वर्टिकल नहीं, ऐसे नहीं, कॉलम में उदग्र है। ठीक, इसे महाराजा अनिरुद्ध द्वारा, साथ पे ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? अनिरुद्ध द्वारा बनवाया गया था। इसमें 84 कॉलम है, बोले ना 84 कॉलम है। कितना? 84 कॉलम है, ऐसे वाला। ठीक, ऐसे वाला 84 कॉलम है। इसे नर्स देवा की याद में बनवाया गया। यहाँ पे हमारा क्या बना? कुतुब मीनार, किसके? बख्तियार काकी के याद में। ठीक, ये कहाँ बना? नर्स देवा की याद में। कहाँ बना? राजस्थान में। 84 पिलर वाला स्तंभ, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, नर्स देवा कौन था? जो राजा अनिरुद्ध थे उनके राजकुमार, मैंने उनके बेटे का देखभाल या लालन पालन किया करती थी। ठीक, अब इसी को थोड़ा जान लेते हैं। हमारे भारत में 3 प्रकार की शैली है, मंदिर निर्माण शैली है। ठीक, कौन सा? तो दरबीर, वेसर, नागर। दरबीर जो है, देखिए नागर शैली से, इस शैली का मंदिर उत्तर भारत में विंध्य पर्वत से लेकर हिमालय तक। विंध्य पर्वत कहाँ? ये आप आ जाइए कहाँ पे? मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में। ठीक, वहाँ से लेकर हिमालय तक, एकदम उत्तराखंड के आसपास चली जाइए, वहाँ तक जो मंदिर बनती है वो नागर शैली। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से होती है। ठीक, दरबीर शैली या दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है, जैसे चोल राजा वाला मंदिर। ठीक, बेसर शैली, इन दोनों मंदिर शैली का मिला जुला रूप जो है ना, आधा पार्ट इससे लिया जाएगा, बाहर का हिस्सा फिर नागर शैली से लिया जाएगा, अंदर का हिस्सा दरबीर शैली से लिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है बेसर शैली, मतलब दोनों का मिक्स है इसमें। हाँ, यह मंदिर शैली दोनों का मिला स्वरूप है। या मध्य भारत में, जैसे कि मान लीजिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं सोफिया वोफिया को।
आइए सबसे पहले देखते हैं सोफिया। सोफिया का फुल फॉर्म स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक। यह नासा का मिशन है, ठीक, यह मिशन किसका है, नासा का मिशन है। इसने चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव, इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जहाँ पे क्लेवियस क्रेटर है, ठीक, में पानी की उपस्थिति का सत्यापन किया। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंचती है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। पूरे चंद्रमा पे रोशनी नहीं पहुंचती है, पीछे वाला भाग अंधेरा ही रहता है। इससे पहले चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा गया था, चंद्रयान प्रथम, कमेंट में बताइएगा। इसने चंद्रयान प्रथम ने पानी की उपस्थिति को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई, परंतु यह अंधकार मतलब जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती थी उत्तरी ध्रुव के पास क्षेत्र था, ठीक। आप देख लेते हैं, इसी में नोट करके लिख लीजिए। आर्टिमिस मिशन नासा का मिशन है। इसके माध्यम से नासा किसी महिला को पहली बार चंद्रमा पर 2024 तक 2024 तक उतारेगी, ठीक। आप देख लेते गिफ्ट सिटी इसका विकास गुजरात के साबरमती नदी पर किया जा रहा, ठीक। इसे UKIDGF होगा, UKIDGF, ठीक, UKIDGF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा। UKIDGF का फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड किंगडम इंडिया डेवलपमेंट ग्रीन फंड, ठीक, यहाँ इंडिया लिख दीजिएगा, इंडिया डेवलपमेंट ग्रीन फंड। आइए इंफ्रारेड, क्या इंफ्रारेड को कोई देख सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसको देख सकते हैं। ये जानते हैं इंफ्रारेड, ये हीट पे काम करता है। जितना हीट होगा वहाँ, अगर जहाँ पे हीट होगा तो वहाँ पानी की उपस्थिति होगी नहीं, तो बस इसी के आधार पर इसने ये पता किया कि इधर दक्षिणी ध्रुव पे पानी है, समझे, जबकि वहाँ सूर्य की रोशनी भी पहुँच रही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर हम कल लेके आएंगे नया वीडियो करंट अफेयर्स को।